वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। तो आज कानूनी चर्चा होगी, कानून के रिलेटेड बातचीत होगी। तो हमारा टॉपिक रहेगा जी म्यूटेशन, जी इंतकाल। तो इंतकाल म्यूटेशन किसके रिलेटेड? रेवेन्यू रिकॉर्ड के रिलेटेड। व्हाट यू मीन बाय म्यूटेशन? तो ये है, अगर आप रेवेन्यू लॉ के रिलेटेड म्यूटेशन वर्ड को, टर्म को इंटरप्रेट करोगे तो जहां इसको आप इसका मीनिंग देखोगे तो क्या है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। ये अपडेट करने के लिए है जो भी अर्लियर एग्जिस्टिंग रेवेन्यू एंट्रीज हैं, चाहे हमारा रिकॉर्ड जमाबंदी है, चाहे जो हमारा जो गिरदावरी रजिस्टर रिकॉर्ड है रिलेटेड, और हमारे पास म्यूटेशन रजिस्टर भी होता है। जे म्यूटे तो जे कोई भी एंट्री आज की डेट में जो भी आप देखेंगे तो म्यूटेशन से ही प्रेफर की जाती हैं। तो म्यूटेशन कौन करते हैं, कौन जो चेंजेस करते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपडेट करते हैं? जे रेवेन्यू ऑफिसर्स करते हैं। तो इसको तो चेंजेस कैसे करनी है आती है, और चेंजेस किस रिलेटेड है? चेंजेस ऑब्वियसली कहें कहीं सेल हो जाएगी प्रॉपर्टी की, कोई एक्सचेंज हो जाएगी, और कहीं ये गिफ्ट कोई प्रॉपर्टी हो जाती है। तो ये जो मैंने ये किया है, और मैं इन शॉर्ट कहता हूं, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में के एक्ट के नीचे जो भी चेंजेस हैं, वैलिड चेंजेस हैं, उनको आप ऑब्वियसली अगर एक प्रॉपर्टी ए के पास है, ए ने बी को सेल कर दी, गिफ्ट कर दी, तो जहां एक्सचेंज होगी ए और बी में, तो ऑब्वियसली म्यूटेशन रिकॉर्ड चेंज होगा, अपडेट होगा। तो वो कौन करेगा? जो भी रेवेन्यू ऑफिसर होगा, जिसके पास रिकॉर्ड है, जिसके पास उसको अथॉरिटी है, जो एम्पावर्ड है अंडर जो भी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं रेवेन्यू लॉ के। हर एक स्टेट में डिफरेंट जो रेवेन्यू लॉ एप्लीकेबल हैं। तो फिर इसमें क्या है, देखिए, और मैं ऐड कर देता हूं कुछ चीजें जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, जैसे मैंने रेफर किया तो कुछ चीजें हैं, जैसे आपकी मॉर्टगेज है, तो ये भी एक किस्म की, आप इसका भी म्यूटेशन, इसका भी रिकॉर्ड अपडेट करना है। और एक ये भी है, बिल है, बिल जो है वसीयत, जो वो उसकी निस्बत भी, जब वसीयत होगी, डेथ होगी, जिसने वसीयत की है, तो जो जिसके नाम वसीयत हुई है, तो उसके हक में रेवेन्यू एंट्री अपडेट करनी पड़ेगी। तो अपडेट कैसे होगी? म्यूटेशन से। तो जैसे मैंने कहा, सेल अगर किसी के हक में होगी तो जो सेल करेगा उसका नाम बस हटेगा, और जिसके हक में सेल डीड होगी उसका नाम आएगा। तो चेंजेस किस किस में है? जे ओनरशिप कॉलम में है, पोजेशन कॉलम में। ये क्यों करने पड़ती है? क्योंकि एक इससे रेगुलेटर होता है, जो हम रेवेन्यू पे करते हैं, जो मालिया देते हैं, जो हम एक टर्म आम यूज होती है मालिया, वो टैक्स है, जो रेवेन्यू टैक्स होता है, जो कलेक्शन होती है रेवेन्यू ऑफिसर करते हैं। आपने बॉलीवुड मूवी देखी होगी लगान, तो वो एक उसके लिए भी रिकॉर्ड अपडेट करना पड़ता है। और एक और कहते हैं कि ये देखिए, कोई रेवेन्यू एंट्री किसी के फेवर में होना, किसी भी रिकॉर्ड में, चाहे वो पोजेशन का कॉलम है, कल्टीवेशन का कॉलम है, किसी रेलेवेंट रिकॉर्ड जो जमाबंदी है, जहां खास गिरदावरी रजिस्टर में है, तो वो आपको ये नहीं समझना कि वो जे वाक्य ही वो एक कोई टाइटल नहीं कन्फर करते, कोई उसका ये पोजेसरी राइट आपका डिटर्मिन नहीं समझा जाएगा। एक फिजिकल एंट्री होती है, फिजिकल एंट्री ये रेवेन्यू कलेक्शन के रिलेटेड होती है। तो इसको ये फाइनल ही समझा जाएगी, जो भी राइट्स लोग पार्टीज के होंगे विद रिगार्ड टू ओनरशिप और पोजेशन, कल्टीवेशन, जो भी होंगे वो डिटरमिन करेगा। रेवेन्यू ऑफिसर भी कर सकते हैं इन ड्यू कोर्स,
विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेवेन्यू एंट्रीज। वो एक इंक्वायरी का प्रोसेस है कि कौन मालिक है, लेकिन जो फाइनलिटी है जिसके पास, जो फाइनल अथॉरिटी है जिसके पास, वो है हमारा सिविल कोर्ट, जो डिटरमिन करता है सिविल राइट्स, चाहे हमारे टाइटल के रिलेटेड है, पोजेशन के रिलेटेड है। तो ये एक सिविल राइट्स जो है, सिविल कोर्ट्स को वर्चुअली एक फाइनल अथॉरिटी है जिसके पास पावर है। अदरवाइज जो भी आप एंट्री होगी रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसी किस्म की भी, चाहे आप म्यूटेशन के बेसिस पे कोई एंट्री हुई है या जहां कहीं भी एंट्री है, वो फाइनल ही समझी जाएगी। राइट डिटरमिन कहां होते हैं, सिविल कोर्ट करते हैं। अगर कोई पोजेशन के कल्टीवेशन के लिए है तो वो कई बार रेवेन्यू ऑफिसर भी वो डिटरमिन करते हैं इसको। आज जो म्यूटेशन रिलेटेड, ये म्यूटेशन को जैसे मैंने ये बर्बल जो ओवरव्यू दिया कि म्यूटेशन क्या है, इससे रिलेटेड एक मैं जजमेंट आपके सामने रेलेवेंट जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट आई है, इसका टाइटल है ताराचंद्रा वर्सेस बाबर लाल एंड अदर्स, ये 19 दिसंबर 2025 हुए। तो इस केस में क्या था, इसमें भी म्यूटेशन की बात हुई। तो जब उस डेथ के बाद म्यूटेशन अटेस्ट हो गई, जिसके बाद के हक में बिल की थी जो भी डिसीज था, तो उन्होंने वेरीफाई किया, तहसीलदार को अप्रोच किया गया, उसने वेरीफाई किया कि वाकई ही ये जो वसीयत है ये जेन्युइन है, वैलिड है। और एक और इंटरेस्टिंग इसमें बात, किसी दूसरे लीगल ईयर ने जो भी उसके नजदीकी थे लीगल ईयर क्लेम कर सकते थे कि हमें रेगुलर इनहेरिटेंस से डिवार किया गया है, जो उसके नजदीकी थे, क्लास 1 ईयर है, क्लास 2 ईयर्स हैं, जो ओवर सोबर, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया इस केस में। ऑब्जेक्शन किसने किया, एक जो डिसीज था जिसने बिल लिखी थी, उसने कोई जो जिसने ऑब्जेक्शन डाला था, उसने कहा था कि इसने एक एग्रीमेंट टू सेल लिखा, एक मेरे पास सेल कॉन्ट्रैक्ट किया है और मेरे पास जेमिट, उसने ऑब्जेक्शन रेज किया था। तो उसके ऑब्जेक्शन को ओवररूल किया जो भी असिस्टेंट कलेक्टर था, जो जिसने अटेस्ट किया, उसके बाद वो अपील में गया। कौन, जो एग्रीमेंट टू सेल, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो अब टाइटल या पोजेशन, जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड राइट क्लेम कर रहा था और म्यूटेशन अटेस्टेशन में वो अपोज कर रहा था, वो उसने अप्रोच किया। लेकिन वो रेवेन्यू अथॉरिटी ने जो म्यूटेशन टेस्ट की थी उसको अपहेल्ड रखा, और उस इंप्यूग्ड ऑर्डर जो भी थे, वो जो भी रेवेन्यू अप टू जो भी है फाइनल हियरार्की में फाइनलिटी अटेन कर ली थी रेवेन्यू ऑफिसर की, जो भी हियरार्की है रेवेन्यू अथॉरिटीज की। उसके बाद ये मैटर चला गया हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट इंदौर में। तो वहां भी उन्होंने देखा कि एक कोई जजमेंट थी पहले अपने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को, उसको रिलाई करके उन्होंने कहा कि म्यूटेशन जो है बिल के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो इस केस में ताराचंद्रा वर्सेस बाबर लाल एंड अदर्स के केस में, और जो आथर की है जजमेंट मनोज मिश्रा साहब ने की है, उन्होंने कहा कि भाई ये जो एक्सरसाइज जो इंप्यूग्ड ऑर्डर है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का है, इंदौर का है, उन्होंने इसको प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं किया। किस जजमेंट को, जो जजमेंट उन्होंने बेसिस बनाया है, और ये म्यूटेशन ऑर्डर थे जो इंतकाल हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ बिल जो था, इसको अपहेल्ड रखा था रेवेन्यू अथॉरिटी जो भी हियरार्की में थे फाइनल। लेकिन उस तो वो फिर क्या हुआ, वो सेट साइड कर दी म्यूटेशन, सारे ऑर्डर सेट साइड हो गए, वर्चुअली म्यूटेशन हो गए। तो किया किस पे, वो अप्रोच हाई कोर्ट, उसने ही एग्रीमेंट टू सेल वाला जो कॉन्ट्रैक्ट्स कहता है कि मेरे हक में जो ओरिजिनल मालिक था, डिसीज था, जिसने वसीयत की है, उसने मेरे हक में पहले ही एग्रीमेंट टू सेल किया। तो मैटर फिर उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट से जो
मध्य प्रदेश का था, इंदौर सीट थी, उसका फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में किया। ये मैंने ओवरव्यू जो भी फैक्ट्स जो म्यूटेशन रिलेटेड थे या इस जजमेंट के रिलेटेड थे वो दिए। अब मैं की नोट्स पढ़ रहा हूं, इंपॉर्टेंट एनालिसिस है इस रिलेटेड कि म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन क्या बिल के बेसिस पे हो सकती है? हाँ, हाई कोर्ट ने कहा नो, जे हम रिकॉग्नाइज नहीं करते इस किस्म की इंतकाल को, म्यूटेशन को ऑन द बेसिस ऑफ बिल। और जे उन्होंने बिल ही को इग्नोर किया था। उन्होंने कहा कि सभी जो भी लीगल हियर्स हैं, अवेलेबल लीगल हियर्स के हक में जो डिसीज्ड है उसकी विरासत की जाए, म्यूटेशन ऑफ इनहेरिटेंस जो अटेस्ट की जाए बर्थ चार्ट में। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो जो प्रॉपर्टी स्टेट को जाएगी, जो डिसीज्ड है उसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी? स्टेट को जाएगी। ये इन्होंने जो हानेबल हाई कोर्ट था, इंदौर सीट थी, उसने ये भी एक फाइंडिंग इसमें आई है। तो मैंने फैक्ट्स बता दिए। अब मैं सीधा ही जो रेलेवेंट है, जो इसमें जजमेंट्स भी साइड हुई हैं और दोनों पार्टियों के जो आर्गुमेंट्स हैं, साइटेशन है, ये जो पैरा 13 में रेफर किया है सेक्शन 109 ऑफ 1958 का जो कोड है, ऑब्वियसली ये कोड जो है ये रेवेन्यू जो रेगुलेट करता है कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए रेवेन्यू ऑफिसर को रिलेटेड टू कीपिंग द रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए, जब जो भी चेंजेस करनी है उसके बारे में। प्रोवाइड दैट एनी पर्सन lawfully acquiring any interest or right in land shall report his acquisition of such right within 6 months। उसने कहा जे 109 जो कोड है तो इस पे एक ऑब्लिगेशन डाली है, जिसके हक में कोई एक्वायर करता है कोई प्रॉपर्टी, कोई राइट, तो वो क्या करेगा? विद इन 6 मंथ इन्फॉर्म करेगा इनको मैंने ये एक्वायर किए हैं, तो लेकिन वो इक्विशन लॉफुल होना चाहिए। तो फिर किसको करेगा? पटवारी है, जो भी जी रेवेन्यू ऑफिसर होता है, पटवारी होता है बेसिक जो है, और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जहां उसकी जगह कोई और डेजिग्नेट किया है तो वो उसको भी इन दिस बिहाफ तहसीलदार को भी अप्रोच कर सकता है कि जनाब मैंने ये एक्वायर की है प्रॉपर्टी, और ऑब्वियसली जब अप्रोच करता तो वो रिकॉर्ड चेंज की बात करेगा। उसके ये एक और बताया है पैरा 14 में कि कौन कौन सा मोड है ये जो आप ट्रांसफर होती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, तो क्या क्या है? राइट्स ट्रांसफर होते हैं। देयर आर वेरियस मोड्स बाय विच राइट्स मे बी एक्वायर्ड। एक्वायर करने मीन के पहले ट्रांसफर होंगे, जो जिसने एक्वायर की है इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के नीचे क्या है? सेल है, गिफ्ट है, मॉर्टगेज है और लीज भी है। विच आर फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर। तो जो चारों जो आपको हैं ये जो ट्रांसफर के मोड हैं, यू विल फाइंड इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ये 2 इंटरबाइबस है, 2 जिंदा लोगों में। राइट्स में आल्सो बी एक्वायर्ड बाय, देखिए और भी तरीका है राइट्स का है, बाय डेवोल्यूशन मीन के राइट इनहेरिटेंस से। जैसे बात की डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट, ये 2 तरीकों से है, एक टेस्टामेंट्री है थ्रू ए बिल और इनहेरिटेंस। तो बिल के थ्रू भी है बाय टेस्टामेंट, और अगर बिल कोई ना हो तो बाय रेगुलर मोड ऑफ इनहेरिटेंस है, जो सक्सेशन है, जो भी ऑन द डेथ ऑफ द टाइटल इंटरेस्ट होल्डर, जिसकी जो उसके अगर डेथ के बाद तो जो रेगुलर कोर्स है वो डेवोल्यूशन का है। जहां कहीं कोई वसीयत है, बिल है, एक टेस्टामेंट्री मोड से भी ट्रांसफर होती है, लेकिन आफ्टर डिमाइज ऑफ जो भी बिल करता है। बात आई पैरा 16 में, उन्होंने कहा, यानी मैंने जुबानी पहले बात की, इन द इंस्टांस केस देयर इज नो
dispute that recorded tenure holder had expired. ये कोई डिस्प्यूट नहीं था कि जिसने वसीयत लिखी है वो डेड है, तो इसमें कोई द एपिलॉन्ट हैड क्लेम्ड इक्वेशन ऑफ द राइट ओवर द लैंड ऑफ द टेन्योर होल्डर बाय सेटिंग अप ए रजिस्टर्ड बिल। ये जो जिसने एपिलॉन्ट सुप्रीम कोर्ट में जो आया है वो किसके बेसिस पर क्लेम कर रहा है? बिल के बेसिस कि मेरी म्यूटेशन अटेस्ट की जाए, मेरा नाम जो भी डिसीज्ड है जिसने बिल की है उसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया जाए मुझे, और रिकॉर्ड अपडेट किया जाए। द तहसीलदार आफ्टर कॉलिंग फॉर द रिपोर्ट इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन भी ली, उसने तहसीलदार को अप्रोच किया गया और पब्लिकेशन भी की इस केस में, और कि ऐसे ऐसे बिल है, एपिलॉन्ट ने अप्रोच किया है, और उसके बाद एक फाइंडिंग सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड की कि ड्यूली एग्जीक्यूटेड है। किसके हक में? एपिलॉन्ट जो सुप्रीम कोर्ट के पास है। कॉन्सिक्वेंटली द तहसीलदार अलाउड म्यूटेशन अटेस्ट होगी। रेस्पोंडेंट जो ऑब्जेक्शन रेस्पोंडेंट ने फाइल किए थे, जो सुप्रीम कोर्ट के पास अभी जो हम रेफर कर रहे हैं, रेस्पोंडेंट सुप्रीम कोर्ट पास है, जो कहता है कि मेरे हक में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है विज़ लैंड रिलेटेड, तो वो उसने फिर ये सारी जो म्यूटेशन अटेस्ट हुई और वो आप हेल्ड रहे। पैरा 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या अपना व्यू पॉइंट इस इम्प्यून्ड ऑर्डर के रिलेटेड दिया, क्या इंटरप्रिटेशन की कि म्यूटेशन क्या और लॉ क्या है इस रिलेटेड। और द हाई कोर्ट हाउएवर विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द ऑर्डर कौन से? जो म्यूटेशन ऑर्डर थे, एंड विदाउट एग्जामिनिंग whether there was any jurisdictional error or legal infirmity in the order passed by the revenue authorities, जो hierarchy में थी, set aside the order by placing a reliance on earlier decision of the High Court wherein mutation based on bill was considered impermissible। तो कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हाई कोर्ट ने सिर्फ एक ही ग्राउंड ली कि जो म्यूटेशन है वो नहीं हो सकती, म्यूटेशन कोई अटेस्ट नहीं हो सकती ऑन द बेसिस ऑफ एनी जो चेंज है या जो एक्वायर की है जो प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ बिल के बेसिस पे कोई म्यूटेशन अटेस्ट नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा आगे देखिए क्या इसके बारे में कहा है। व्हेन देयर इज नथिंग इन 1959 कोड प्रिस्क्राइबिंग इक्वेशन ऑफ राइट अंडर बिल, we have also been taken through the decision of full bench of high court जो आनंदा चौधरी का केस था, where the law was summarized as thus। तो इसको ही हाई कोर्ट ने रिलाई किया था। तो अब उन्होंने कहा क्या है इसमें, जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अगेंस्ट उसका जजमेंट का रेफर किया। इन व्यू ऑफ द अफोरसेड डिस्कशन वी आंसर द क्वेश्चन, ये फुल बेंच का था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो एक रेफर हुआ था मैटर, तो आंसर हुआ। वी आंसर द क्वेश्चन रेफर टू अस इन द नेगेटिव एंड होल्ड, देखिए दैट द तहसीलदार कैन नॉट रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर म्यूटेशन एट थ्रेशोल्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज बेस्ड ऑन बिल। हाउएवर in view of the detailed discussion made by us above, it would be appropriate to summarize our conclusion serially as under। तो इन्होंने ये पॉइंट्स पे अपना ये जो रेफर किया कि समराइज किया कि वो इस रिलेटेड इस जजमेंट के रिलेटेड क्या है, ये पॉइंट है जे 5-6 पॉइंट्स हैं, ये दर्शक पढ़ लेंगे 8। तो इसमें हमने जो क्रक्स निकाला ये समराइज किए हैं पॉइंट, तो मैं उसको क्रक्स को पढ़ूंगा तो ताकि लंबा एपिसोड हो जाएगा। द फुल बेंच डिसीजन मेक इट क्लियर दैट देयर इज नो बार फॉर सीकिंग म्यूटेशन बेस्ड ऑन ए बिल। उन्होंने कहा सारा जो समराइज किया, डिस्कस किया, इंटरप्रेट किया उस जजमेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आंसर किए थे पॉइंट्स। हाउएवर इन ए केस ऑफ सीरियस डिस्प्यूट रिगार्डिंग वैलिडिटी, जेन्युइननेस ऑफ द बिल इंक्लूडिंग कॉम्पिटेंस
of the testator, capacity to execute it, or where there are two rival bills set up, it would be a dispute beyond the competence of the Tahsildar to decide, and in such a case the appropriate course for the party would be to approach the civil court to get the dispute adjudicated. तो ये कोई इसमें बात नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंट्रिकेट क्वेश्चन है टाइटल के रिलेटेड, कि कॉम्पिटेंस के रिलेटेड, किसकी, एग्जीक्यूट की, जो टेस्टेटर ऑफ बिल है कैसे की है, जिस कॉम्प्लिकेटेड इंट्रिकेट फैक्चुअल एंड लीगल मैट्रिक्स जहां पे इन्वॉल्व है, तो ये ठीक है कि उस मैटर्स को टच नहीं करना चाहिए। किसने, जो भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं, भाई अटेस्टेशन ऑफ म्यूटेशन वो मैटर जाएंगे सिविल कोर्ट के पास और सिविल कोर्ट ही उस पर एडजुडिकेट कर सकता है। फाइनली टचिंग सिविल राइट्स ऑफ पार्टीज और बिल की निस्बत की जी जैनुन है, और जो भी तो उस निस्बत सिविल कोर्ट ही, क्योंकि जो रेवेन्यू ऑफिसर करता है एक इंक्वायरी होती है। अभी इसी केस को आप टच कर लो, हम इस केस को टच करेंगे। उन्होंने एक तहसीलदार ने जब कहा था म्यूटेशन अटेस्ट की, उन्होंने कहा कि आउटकम ऑफ ये जो म्यूटेशन अटेस्ट की जाती है, जो सिंपल एंट्रीज हैं रिफ्लेक्ट करती हैं, लेकिन राइट कोई नहीं, जैसे हम कहते हैं फिजिकल एंट्रीज हैं, ये टाइटल या को चेंज नहीं करती हैं किसी भी किस्म की। जो आपके सिविल राइट्स हैं तो आप सिविल कोड में डिटरमिन करवा सकते हैं अपने राइट्स। और इन्होंने वैसे ही कहा कि फाइनल जो एडजुडिकेशन होगी वसीयत की वैलिडिटी की निस्बत सिविल राइट्स ऑफ द पार्टीज विज़ प्रॉपर्टी, जिसकी निस्बत ये बिल है, वो सिविल कोर्ट ही करेगा। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट म्यूटेशन डज नॉट कन्फर एनी राइट। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, टाइटल और इंटरेस्ट आने पर ये जो अगर म्यूटेशन किसी हक में हो जाती है तो वो कन्फर नहीं करेगा कोई टाइटल या कोई राइट विज़ द प्रॉपर्टी या कोई इंटरेस्ट। म्यूटेशन इन द रेवेन्यू कार्ड इज ओनली फॉर फिजिकल पर्पसेस, therefore where there is no serious dispute raised by natural legal heirs। और इसमें कहा गया है कि किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, क्योंकि ये मैटर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास गया, जहां रेवेन्यू को जो ऑफिसर्स की म्यूटेशन अटेस्ट करने के लिए तो वो रेज किया था रेस्पोंडेंट ने। कौन सा रेस्पोंडेंट, जो कहता था कि मेरे हक में ये एक कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ जो सेल रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट टू सेल हुआ, किसने किया, जिसने वसीयत है, जो इस प्रॉपर्टी का मालिक है। इन एब्सेंस ऑफ एनी लीगल वार म्यूटेशन बेस्ड ऑन बिल शुड नॉट बी डिनाइड एज इट वुड डिफीट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में अपडेट रिकॉर्ड होगा, वो भी बात आएगी, लगान लेना है, मालिया लेना है। तो जतिंदर सिंह का केस धारा 20 में है। This court observed that if there is any dispute with respect to title, more particularly when the mutation entry is sought on the basis of bill, the party who is claiming title right will have to approach the appropriate civil court, revenue court, and get his right adjudicated. However, in our view, this cannot be taken as a law proscribing mutation based on a bill, particularly where legal heirs of the tenure holder there is no dispute। वो तो आए नहीं है फॉरवर्ड, दे हैव नेवर अप्रोच्ड। तो जहां कहीं तो लीगल हियर ही समझे जाते हैं कि जैसे अगर बिल से नहीं किसी की प्रॉपर्टी को बाय डेवोल्यूशन जाएगी, जैसे इसमें केस में किया, लेकिन इस केस में तो उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा नो, इग्नोर ही कर दी बिल। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, जहां तो लीगल हियर आते हैं। तो जो ऑर्डिनरी मोड है, जो इनहेरिटेंस का है, रेगुलर मोड है, अगर एब्सेंस तो वो तो कोई आया ही नहीं, अपोज नहीं किया किसी ने।
So in present case, none of the legal heirs of the deceased tenure holder raised his dispute regarding the bill. उन्होंने बिल को डिस्प्यूट ही नहीं किया, चाहे पब्लिकेशन भी की तहसीलदार इस केस में कि भाई ये मैं मेमोरेंडम अटेस्ट करने जा रहा हूँ, द बिल इज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। ये इस केस में द ऑब्जेक्शन इफ एनी इज फ्रॉम द फर्स्ट रिस्पोंडेंट का हु क्लेम्स himself to be in occupation of a particular piece of land held by the deceased tenure holder। तो वो अपना वो पोजेशन बताता था कि मैं पोजेशन में हूं किसकी प्रॉपर्टी का, जो टेन्योर होल्डर का था जिसने वसीयत लिखी थी। Moreover, the claim of the first respondent is based on an agreement for sale and possession thereunder. Admittedly, the same is not a registered document. जो भी agreement to sell a contract of sale है, and there appears to be no decree or specific performance in his favor। हाँ, जा तो उसको specific performance की डिक्री लेनी थी अपने फेवर में, और उसको जो एग्रीमेंट टू सेल था, कॉन्ट्रैक्ट था, उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवाना था। If the Tehsil and other revenue authorities allowed mutation on the basis of the bill by making it subject to regular civil procedure, उन्होंने कहा जो फाइनल जो भी होगी इस वसीयत जो सब्जेक्ट टू जो भी आउटकम होगा किसी सिविल प्रोसीडिंग को, सिविल प्रोसीडिंग का जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ सिविल कोर्ट में होगा। व्यू इज द हाई कोर्ट और by interfering with the mutation orders passed in favor of the appellant, according the appeal is allowed, the impugned judgment and order of the High Court is set aside, the order of the revenue authorities stands restored, the mutation entry, however, shall be subject to any adjudication by a competent civil court or revenue court। जे था जो अपील की थी हाई कोर्ट के ऑर्डर में, तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अफसर उन्होंने कहा कि ये जो जिसने असेल किया है, चैलेंज की है म्यूटेशन, जो हार्नेबल हाई कोर्ट के पास किया है, इसका जो जिसका पास सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अभी इसको फाइन इसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोई डिक्री नहीं। तो अगर ये भी बात है, फिर भी जो म्यूटेशन टेस्ट हुई है वो सब्जेक्ट टू आउटकम, कोई भी सिविल एडजुडिकेशन होती है जो सिविल राइट्स पार्टीज के रिलेटेड टू प्रॉपर्टी है, तो वो सब्जेक्ट टू वो वैसा ही होगा। तो म्यूटेशन जो है फिजिकल एंट्री है, ये रिकॉर्ड स्ट्रेट करने के लिए है, ये अपडेट रखने के लिए है और रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में है। इससे कोई टाइटल, कोई राइट विज़ प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होता है, कोई इसके बेसिस पे अपना राइट क्लेम नहीं कर सकता। हाँ, एक एविडेंस हो सकती है, लेकिन फिर भी जो रेवेन्यू एंट्री होगी जो म्यूटेशन की होगी, जब म्यूटेशन के बेसिस पे होगी, कॉन्सिक्वेंस अपॉन अटेस्टेशन ऑफ म्यूटेशन, वो उसकी जो प्रिजम्पशन है वो फाइनली वो रिवर्टेबल है। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है म्यूटेशन, क्योंकि इसी के झगड़े हैं आज, जो रेवेन्यू जो डिस्प्यूट्स हैं बहुत ज्यादा है सोसाइटी में, क्योंकि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है अपडेट, और जहां कहीं भी अपडेट है तो वहां जहां इस किस्म के ये जो डिस्प्यूट है, तो वो एक तो रिकॉर्ड अपडेट चाहिए, जहां डिजिटाइजेशन रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन रिकॉर्ड जो डिजिटाइजेशन हुआ है वो जो स्पॉट पोजीशन है, जो मौके का जो भी किसी का पोजेशन के मुताबिक, कल्टीवेशन के मुताबिक है, वो अपडेट नहीं है इन शॉर्ट, चाहे वो उसकी डिजिटाइजेशन हो। तो सबसे पहले वो है, अगर ये क्लेम किया जाता है कि जनाब डिजिटाइजेशन हो गई है, कोई भी रिकॉर्ड ले, लेकिन जो भी आप, मैं नहीं तो कहता हूं, आई एम नॉट टचिंग, कि अगर कोई डिजिटाइजेशन करे रिकॉर्ड, लेकिन वो क्या होना चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद वो सिचुएशन जो स्पॉट पोजीशन है। अगर किसी की कल्टीवेशन में एंट्री है तो उसको वाकई ही वो कल्टीवेशन में होना चाहिए। अगर कोई किसी का टाइटल है तो वाकई ही वो उस प्रॉपर्टी में वहां मालिक और काबिज उसका
काबज और मालिक, और काबज होगा तो वो एक्सप्लेन करेगा जनाब मैं मालिक हूं या अदरवाइज मैं काबज हूं ऑन व्हाट बेसिस। और खासकर जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो उस पे तो कल्टीवेशन होती है, और जो उसकी इंट्रीज एंड रिकॉर्ड मेंटेन होता है, जमाबंदी मेंटेन, और जो इस किस्म के जो म्यूटेशंस जो है चेंज ऑफ रिकॉर्ड होता है। और जब भी वो रिक्वायर आपने कोई भी प्रॉपर्टी किया, जैसे इसका 109 जो कोड है, जो मध्य प्रदेश में रेवेन्यू जो कोड एप्लीकेबल है, उसके मुताबिक हर एक जो इंफॉर्मेशन देने पड़ेगी आपको रेवेन्यू ऑफिसर को, पटवारी को, रिगार्डिंग कि ऐसे ये मैंने प्रॉपर्टी एक्वायर की है। एक्वायर के मोड भी बताए हैं कौन कौन से है, तो ये सारा जो है एक रेगुलेट करता है। तो ये सिस्टम, तो ये जजमेंट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और अदरवाइज मैं इस रेवेन्यू लॉ पे भी बात करना चाहता था, और आज ये म्यूटेशन रिलेटेड जो डिस्कशन आपके साथ है की है, और सपोर्टेड विद द जजमेंट ऑफ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो मुझे लगता है ये काफी आज के लिए, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।